हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो इट्स मी आकृति सिंह। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट दैट इज एनाटॉमी को कैसे इजी बनाएं, कैसे इंटरेस्टिंग वे में उसके सिलेबस को कंप्लीटली कवर करें। तो आज के वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे मैं ये कह सकती हूँ कि सभी सब्जेक्ट में अगर देखा जाए सबसे टफ पेपर अगर किसी सब्जेक्ट का होता है, थियरी एग्जाम की बात कर रही हूँ, तो वो होता है एनाटॉमी। साथ ही एनाटॉमी को पढ़ने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल, आप कह सकते हो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं जनरली स्टूडेंट्स को, मुझे भी आई थी। तो आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैंने अपने टाइम पे, मतलब जब मैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में थी, तो मैंने किस तरीके से अपने एनाटॉमी के सिलेबस को बहुत ही अच्छे से कवर किया था। और आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छे की पॉइंट है, कह लो की स्ट्रैटेजीज शेयर करूंगी इस वीडियो में, जिसको फॉलो करके आप भी एनाटॉमी बिना किसी प्रॉब्लम के बहुत इजीली पढ़ सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करो, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके सो स्टूडेंट, अगर बात करें एनाटॉमी में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं बीएससी नर्सिंग की जो मेरी जर्नी है वो 2021 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और 2021 में अगर आपको याद होगा तो लॉकडाउन, मतलब ये जो ईयर है वो पोस्ट लॉकडाउन का सीजन जो था, दैट इज आई थिंक दैट वाज फ्रॉम सितंबर से धीरे धीरे चीजें अनलॉक होना स्टार्ट हो गई थी। सारे यूनिवर्सिटीज के एग्जाम, एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब आने स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो मेरा जो सेशन है, मतलब वो मिड ऑफ नवंबर से स्टार्ट हुआ था। 2021 के मिड ऑफ नवंबर से मेरा सेशन स्टार्ट हुआ था, मेरी बीएससी नर्सिंग की जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस हमें जब मिला, तो उसमें जो हमारा एनाटॉमी का सब्जेक्ट था और फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट था, उसकी क्लासेस बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। सिर्फ और सिर्फ हमें फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग पढ़ाया जाता था, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था। तो एनाटॉमी मतलब मैं ना बीएससी नर्सिंग में ये सोच के एंटर हुई थी, लाइक जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी उनको पता होगा कि आई वाज अ नीट एस्पिरेंट। मैं बहुत ही डेस्परेटली अपने नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, बट कुछ मिस्टेक्स हुई, और भी थोड़े कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया। अगर आप चाहो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता पूछ लेना, मतलब अगर आप चाहो कि मैं अपने नीट फेलियर स्टोरी आपके साथ शेयर करूं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें आपको मैं अपनी कंप्लीट डिटेल नीट फेलियर स्टोरी के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो अगर आप वैसे स्टूडेंट हो जो बीएससी नर्सिंग करने के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो बच्चों, तो आपके लिए मेरी जो नीट फेलियर स्टोरी वाली वीडियो आएगी वो कहीं ना कहीं बहुत यूजफुल होगी। तो आप अपने प्रिपरेशन के टाइम पे वो मिस्टेक्स नहीं करोगे, ठीक है। बट ठीक है, अभी इस वीडियो में हम एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं, मेरी नीट फेलियर स्टोरी को बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैं ये सोच के एंटर हुई थी ना कि चलो ठीक है, एमबीबीएस बीएमएस नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, नर्सिंग भी तो लाइक उसी का पार्ट है ना। तो ठीक है, यहाँ पे मेरे को प्रिस्क्रिप्शन नहीं सिखाया जाएगा, किसी डिजीज को कैसे ट्रीट करते हैं वो नहीं सिखाया जाएगा, बट स्टिल आई विल हैव नॉलेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। तो उसमें जब मैंने बीएससी नर्सिंग में आने के पहले जब मैंने बीएससी नर्सिंग के लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स देखे थे, तो उसमें जो सबसे ज्यादा चीजें मेरे को अट्रैक्ट करी थी, दैट वाज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। तो बट जब मेरी नर्सिंग की जर्नी स्टार्ट हुई, तो उसमें मैंने देखा कि यार एनाटॉमी फिजियोलॉजी को तो यहाँ कोई सीरियस ही नहीं ले रहा है, जैसे कि नर्सिंग वाले बच्चों को एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने की क्या जरूरत है, मतलब ऐसा सीन था, ठीक है। तो बहुत हार्ड ब्रेकिंग था मेरे लिए, क्योंकि मतलब एज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को भाई लाइफ में एक अच्छा एकेडमिक लाइफ चाहिए, एक अच्छा स्टूडियस, मतलब लाइक एक ऐसा स्टडी वाला अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, सक्सेस चाहिए, और क्या चाहिए बताओ, है ना। क्योंकि वो अपनी पढ़ाई के हिसाब से ही अपना पूरा फ्यूचर देख रहा है, अपनी अर्निंग, अपना करियर, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी, सब कुछ उसकी पढ़ाई पे ही डिपेंड करता है जो एक स्टूडेंट है। तो मैं, मतलब मेरा जब वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साइड टीचर्स को मैं देख रही थी कि है ही नहीं, टीचर्स ही नहीं अवेलेबल है कॉलेज में, तो एट दैट टाइम आई वाज लाइक अब क्या होगा, ठीक है। तो कुछ एक डेढ़ महीने के, मान लो 2 महीने मीन्स दिसंबर जैन तक सिर्फ और सिर्फ क्लासेस चल रही थी, तो सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग नर्सिंग की क्लासेस चल रही थी। एंड देन फिर से क्या हुआ कि मतलब जो कॉलेज का हॉस्पिटल है उसमें कुछ कोविड के केसेस मिल गए थे, ठीक है। तो जैसे कि उस टाइम पे था कि अगर भाई कहीं भी कोविड के केसेस मिल रहे हैं तो वो जगह को क्लोज कर दिया जा रहा था। तो उस टाइम पे भी वही हुआ, कुछ केसेस मिले या जो भी रीजन रहा, फिर से हमें नोटिस मिला कि कॉलेज की क्लासेस जो है वो ऑनलाइन ही चलेंगी और आप सब लोग हॉस्टल खाली कर दो। मतलब इतना सडन था ना, लाइक कि हॉस्टल अचानक से खाली करने को बोल दिया। और भाई मैं तो दूर से थी, लाइक मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं, लेकिन फिर भी 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मेरा घर और अभी मैं जहाँ पे हूँ, जहाँ पे मेरा कॉलेज है, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है।
तो अभी इतना तुरंत ट्रेन, बस ये सब का वैसे भी ना मैं मतलब जब अब मैं इज़िली अकेले ट्रैवल करती हूँ, बिना किसी प्रॉब्लम के, बट स्टार्टिंग में तो मैं मतलब अपने भैया के साथ आई थी शिफ्ट होने हॉस्टल, एंड देन उसने मेरे को शिफ्ट करा के फिर वो चला गया। अब अकेले ऐसे रैंडमली मेरे को बोला जाए कि आपको हॉस्टल खाली करना है, तो सारे बच्चे तो आस-पास के तो सब अपने घर जा रहे थे, बट मैं कहाँ जाऊँ? मेरे साथ बहुत सिचुएशन थी। मतलब थोड़ा क्रिटिकल हो गया था, बट ठीक है, उस टाइम पे मेरी क्लासमेट एक थी, मतलब मेरे बैच की थी। एट दैट टाइम शी यूज्ड टू बी माय बेस्ट फ्रेंड, बट अभी मेरा उससे उतना कुछ खास कॉन्टैक्ट नहीं है। उसमें मेरी गलती नहीं थी। वो बाद में फ्रेंडशिप का अलग मैटर है। तो मैं उसके घर पे गई एंड देन फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ से मैं अपने घर के लिए निकली। तो तब तक एनाटॉमी के रिगार्डिंग, फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग कोई था ही नहीं रिस्पॉन्स कॉलेज का। तो मैं मतलब बहुत टेंस्ड थी कि यार फिर से घर बैठ गए हैं और घर ना बैठना पड़े, इसलिए तो नीट प्रिपरेशन को बीच में छोड़ करके नर्सिंग में एडमिशन लिया। ये सारी चीज़ें बातें चल रही थी माइंड में, बट ठीक है। फिर उसके बाद आया मैसेज कि आपके लिए एक एनाटॉमी के सर हैं, वो ऑनलाइन क्लास लेंगे। ये गेस्ट लेक्चरर हैं, तो इनके साथ अच्छे से बिहेव करना, मतलब ऐसे-ऐसे करके। तो ठीक है, एनाटॉमी की क्लासेस स्टार्ट हुई, कुछ दिन ऑनलाइन चली, जिसमें सर ने बेसिक्स ही पढ़ाए, जैसे सेल, उसमें फिजियोलॉजी ऑफ सेल्स वगैरह, मतलब उन्होंने फिजियोलॉजी वगैरह थोड़ा-थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। फिर अराउंड 20-25 डेज़ तक आपको भी पता होगा कि ऑनलाइन क्लासेस, मतलब जो कॉलेज की साइड से ऑनलाइन ज़ूम मीटिंग, गूगल मीट वगैरह पे क्लासेस चलती हैं, वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो उस टाइम पे मेरा भी यही सिनेरियो था कि इतना इफेक्टिव नहीं था, तो एनाटॉमी बिल्कुल ज़ीरो थी मेरी, ठीक है? फिजियोलॉजी बिल्कुल ज़ीरो, मतलब कुछ नहीं, बस वही जो बेसिक नॉलेज सेल, टिश्यूज़ का था, बस वही, उसके अलावा कुछ भी नहीं पता था। और ये भी था कि यार एग्ज़ाम्स भी तो होने हैं, तो मतलब 1 सेमेस्टर तो सिर्फ़ 6 मंथ का ही होता है ना, और मतलब 5.5 टू 6 मंथ मैक्सिमम यही रहेगा। अभी तो ऐसे ही 2-3 महीने निकल गए हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी कुछ भी नहीं पढ़ा और पूरा का पूरा सिलेबस बाकी था। फिर उसके बाद ठीक है, कुछ दिन के बाद नोटिस आई कि कॉलेज दोबारा से रीओपन हो गया और आप लोग को आना है। तो जब हम कॉलेज गए तब तक हमें यूनिफ़ॉर्म भी मिल चुका था। तो मतलब कि जो शेड्यूल आया, टाइम टेबल आया, मंथली टाइम टेबल आता था, उसमें एनाटॉमी की क्लासेस थी। सो ठीक है, उस टाइम थोड़ी चैन की साँस ली मैंने कि चलो ठीक है, अब एनाटॉमी अच्छा पढ़ाया जाएगा। और सर आए, सो एक्चुअली वो जो सर थे, मतलब हमारे यूनिवर्सिटी नया-नया एस्टैब्लिश हुआ था, तो वो सर बीएमएस वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए थे। वो उनके एनाटॉमी डिपार्टमेंट के एचओडी थे। बट बीएमएस अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो इसलिए वो नर्सिंग के, मतलब नर्सिंग में हमें एनाटॉमी पढ़ा रहे थे, ठीक है? तो वो तो अच्छा पढ़ा रहे थे, लेकिन हमारे कॉलेज वाले उनको पढ़ाने ही नहीं दे रहे थे। मतलब क्या मैं बताऊँ यार, उनकी क्लासेस जब होती थी, वैसे उनको वीक में 2 क्लास दिया गया था, ठीक है? किसी को 2 क्लासेस ही लेंगे वीक में। बाकी पर डे फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। यार फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग तो मतलब उतना उसमें एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, बट एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरत है मन लगा के पढ़ाई करने की। फिर कुछ दिन के बाद हमें मैसेज मिलता है कि वो सर अब पढ़ाने ही नहीं आएँगे, क्योंकि बीएमएस के स्टूडेंट्स आ गए, नीट की काउंसलिंग हो गई थी, अब वो उधर चले गए। मतलब हमारा एनाटॉमी ज़ीरो था, ज़ीरो, और ऐसे पूरे 4 से साढ़े 4 महीने निकल गए थे और एनाटॉमी बिल्कुल भी नहीं। फिर एक मैम आई, तो स्टार्टिंग में तो उस मैम से थोड़ी उम्मीद थी कि चलो ठीक है, मैम है, पढ़ा देगी। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो कंप्लीटली अपने टीचर्स पे ही डिपेंड होते हैं, और टीचर अगर अच्छा मिला तब तो आपकी ज़िंदगी बन गई, और अगर टीचर अच्छा नहीं मिला, तो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी सेल्फ स्टडी के थ्रू अपनी पढ़ाई को अच्छी रखो, अदरवाइज़ भाई एकदम डूब जाओगे, ठीक है? इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने ऊपर और अपने सेल्फ स्टडी के ऊपर ही फोकस करो, किसी और पे डिपेंड रहने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो मैम ने स्टार्टिंग में कुछ क्लासेस ली तो लगा कि चलो अच्छा है। उन्होंने जब एनाटॉमिकल टर्म्स वगैरह बताए तो सब फ़ील हो रहा था कि हाँ ठीक है, लाइक ये सब चीज़ें हो जाएँगी कवर धीरे-धीरे। बट एनाटॉमी फिजियोलॉजी को उन्होंने इतना मिक्स करने लगी ना, मतलब 2-4 क्लासेस उन्होंने बहुत अच्छे से ली, एंड देन मतलब जब 1 वीक निकल गया, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी को वो इतना मिक्स करके पढ़ाने लगी कि क्या एनाटॉमी, क्या फिजियोलॉजी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। और 1 डेढ़ महीने उन्होंने क्लास ली, मतलब 1 डेढ़ महीने भी नहीं कह सकते हो यार, लाइक 20-22 डेज़ के अराउंड उन्होंने क्लास ली, एंड देन वो सडनली बिना किसी इन्फॉर्मेशन के लीव पे चली गई। मतलब ऑफ कोर्स कॉलेज को तो पता होगा, मतलब जो कॉलेज में उनके सीनियर्स थे जिनको इन्फॉर्म करा था उनको पता, बट हम स्टूडेंट्स को कुछ भी आइडिया नहीं था। हम वेट करते थे, हमारी क्लासेस कोई और आता था लेने, मतलब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। तो हमने पूछा कि मैम एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो चल ही नहीं रहा है हमारी कोऑर्डिनेटर से, तो उन्होंने कहा कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं चल रहा। हाँ, ऐसे मतलब तुमको पता ही नहीं है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी की हमारी क्लासेस ही नहीं चल रही है। और एग्जाम एकदम सर पे आ गया था, एनाटॉमी फिजियोलॉजी कुछ भी नहीं पढ़ाया गया था। एंड एट दैट मोमेंट आई रियलाइज कि भाई अगर पास होना है
तो खुद से पढ़ना पड़ेगा। बट तब तक बहुत लेट हो चुका था। सेमेस्टर एग्जाम में मुश्किल से 20 दिन ही बचे थे, और वैसे भी सेमेस्टर ना, फर्स्ट सेमेस्टर मेरा 6 महीने पे नहीं 7 महीने पे हुआ था कंडक्ट। मतलब जो सेमेस्टर था वो डिले हुआ था, 7 मंथ जब हो गया था तब जाके हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो फिर भी बहुत लेट हो चुका था। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ाया गया, जो पढ़ाया गया थोड़ा बहुत उसकी भी कोई नोट्स क्लियर नहीं थी। एंड देन फाइनली आई रियलाइज कि अब खुद से पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज एक ही चीज नजर आ रही थी, तो जो वर्ड बोलने में भी डर लगता है एज अ स्टूडेंट कि भाई अगर नहीं पढ़ा तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में फेल, ऐसा कुछ लग रहा था। फिर ठीक है, मैंने अपने आप को कहा कि नहीं, मैं एक अच्छी स्टूडेंट हूँ, आई कैन डू इट। ठीक है, इस तरीके से करके मैंने अपने करेज को दोबारा से बोल सकते हो, अपनी स्ट्रेंथ को मैंने इकट्ठा किया एंड देन आई स्टार्टेड माय सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी में मैंने तो सबसे पहली चीज मैं बोलती हूँ कि अगर आप कभी भी सेल्फ स्टडी स्टार्ट करो तो आपके पास जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए, दैट इज योर सिलेबस। जिन बच्चों को कॉलेज के साइड से सिलेबस मिल गया है या फिर जिन बच्चों ने मेरे से सिलेबस लिया है, भाई ठीक है, अपना आपको पता है कि सिलेबस का क्या रोल है। बट अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो और आपके पास सिलेबस नहीं है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे सिर्फ @सिलेबस लिख करके टेक्स्ट कर दो, मैं आपको सिलेबस सेंड कर दूंगी। ठीक है, फिर मैंने जो सबसे पहली चीज करी थी कि मैंने अपने लिए एक सेपरेट नोटबुक ली। ठीक है, मेरा बिल्कुल माइंडसेट क्लियर था कि इस नोटबुक में मैं सिर्फ और सिर्फ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ही पढ़ूंगी। और आपको बता दूं, आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पेपर अलग अलग दिन नहीं होगा, एक ही दिन होगा। ठीक है, सेक्शन ए सेक्शन बी करके, बट वो आपको पेपर पैटर्न पता चलेगा। अभी आप स्टार्टिंग में पैनिक मत करो, मैं अपकमिंग वीडियोस में आपके लिए पेपर पैटर्न भी शेयर करूंगी। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि आप जब जुड़ते हो मेरे से ना, मेरे चैनल के थ्रू, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं बच्चों के लिए अच्छी अच्छी यूजफुल वीडियोस लेकर के आऊं। बट अभी थोड़ा सा मेरे लाइफ में कुछ ट्रबल्स चल रहे हैं, सेटअप भी प्रॉपर नहीं है, कोर्स कंप्लीट हो गया है बट फिर भी मुझे यहाँ रुकना है, कॉलेज जाना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके रिगार्डिंग मैं डिटेल वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। इस वीडियो की लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप चाहो तो मेरी वो वीडियो देख लेना। ठीक है, तो मेरा ये था कि मैंने अपनी एक सेपरेट नोटबुक ली। ठीक है, अपने माइंड को काम किया, सिलेबस अपना देखा कि हाँ मेरे को ये यूनिट पढ़ने हैं, इस तरीके से मैंने खुद को प्रिपेयर किया। ठीक है, तो अब मैं आपको शेयर करूंगी कि आपको कैसे शुरुआत करनी है अपने एनाटॉमी के सेल्फ स्टडी के लिए। तो अभी अभी जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहला जो स्टेप है वो एक अलग सेपरेट नोटबुक। आपके कॉलेज में क्या नोटबुक है, आपका क्या सीन चल रहा है नोटबुक वगैरह का, वो उससे कोई मतलब नहीं है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी की आपके पास एक अलग नोटबुक होनी चाहिए, एक मोटी रजिस्टर टाइप, जिसमें आपका एनाटॉमी का सिलेबस और फिजियोलॉजी दोनों इजीली आ जाए। ठीक है, इसके बाद बच्चों अभी मैं इसमें ना सिर्फ एनाटॉमी की बात करूंगी, लेकिन आप ट्राई करना नोटबुक आपकी जो हो वो इतनी मोटी हो कि उसमें आप एनाटॉमी भी पढ़ लो और उसमें फिजियोलॉजी भी पढ़ लो, क्योंकि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को ना साइमल्टेनियसली स्टडी करते हैं बेटा। साइमल्टेनियस स्टडी ही इसका की पॉइंट है, क्योंकि आप जिस सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ रहे हो उसी सिस्टम की आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे, तभी आपका एनाटॉमिकल एस्पेक्ट और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट क्लियर रहेगा, अदरवाइज दोनों मिक्स एंड मैच हो जाएगा। तो मेरे टाइम पे मेरे कॉलेज में यही प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए जब मैंने सेल्फ स्टडी करी तो मैंने ये पाया, मतलब मेरे को ये रियलाइज हुआ कि हमें जिस सिस्टम के एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, मतलब हम जिस सिस्टम के एनाटॉमी पढ़ रहे हैं उसी सिस्टम का हमें फिजियोलॉजी पढ़ना है, तभी हम एनाटॉमिकल एस्पेक्ट और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट को क्लियरली समझ पाएंगे और कोई भी सिस्टम में हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपको नोटबुक के लिए मैं क्लियर बता दे रही हूँ, बट आपको एनाटॉमी कैसे पढ़ना है वो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। बाकी फिजियोलॉजी आपको कैसे पढ़ना है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगी। ठीक है, तो एनाटॉमी में जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको अपना सिलेबस देख लेना है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस क्लियर रहेगा तो आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो उसी सिलेबस के किसी भी पॉइंट से आएंगे, किसी भी टॉपिक से आएगा, उसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एनाटॉमिकल टर्म्स पढ़ने हैं। ठीक है, आपका फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, ये सारे सिस्टम सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जिसकी एनाटॉमी आपको डिटेल में पढ़नी है। तो जब भी एग्जाम में कोई एग्जामिनर आपको इनमें किसी भी सिस्टम में का कोई भी क्वेश्चन देगा, तो उस सिस्टम का
मेन ऑर्गन कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके, आप किस एनाटॉमी में कोई भी टॉपिक पढ़ो, उस टॉपिक का ऑर्गन क्या है, मेन ऑर्गन क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। इस पे मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ, बट सुनो। एनाटॉमी में जो फर्स्ट यूनिट है आपका, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है बच्चों, पूरी एनाटॉमी को समझने के लिए। यूजुअली स्टूडेंट्स ना यही गलती कर जाते हैं, वो जो फर्स्ट यूनिट होता है उसको इंट्रोडक्शन है यार, वो ऐसे ही इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे करके ना वो बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एनाटॉमिकल टर्म्स बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको एनाटॉमिकल टर्म्स नहीं पता होंगे तो आप किसी भी सिस्टम की एनाटॉमी कैसे समझोगे, और अगर आप किसी सिस्टम की एनाटॉमी नहीं समझ पाए तो उसकी फिजियोलॉजी भी आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए एनाटॉमी का जो आपका फर्स्ट यूनिट है, दैट इज एनाटॉमिकल टर्म, उस यूनिट को स्किप मत करना, उस यूनिट को स्किप मत करना। मैंने 2 बार रिपीट कर दिया तो अपने दिमाग में बैठा लो। आपके एनाटॉमी के सिलेबस का जो फर्स्ट यूनिट है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी नोटबुक में आपको जो आपका पहला नोट्स बनाना है बच्चों, वो इसी सारे टॉपिक का बनाना है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अब नोट्स बनाने के लिए आपको, अगर आप कोई बुक का सोचोगे तो उसमें थोड़ा आपको मुश्किल आएगा, तो बेटर है आप एक एक टॉपिक या तो खुद से सर्च कर लो और उसको पढ़ो, उस डिस्क्रिप्शन को प्रॉपर पढ़ो, चैट जीपीटी पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, उस डिस्क्रिप्शन को डिटेल में पढ़ो एंड देन उसका नोट्स बनाओ। अगर आपको मुझसे नोट्स बाय करना है तो आप जस्ट इस पर्टिकुलर, ये जो आप देख रहे हो यूनिट 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स, बेटा इसका आप मुझसे नोट्स बाय कर सकते हो, जिसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज। 49 रुपीज में ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको दूंगी, जो कि डिजिटल पीडीएफ होगा। उसमें सारी डिटेल्स रहेंगी, आपको जस्ट उसको पढ़ के अपनी नोटबुक में नोट्स बनाना है और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये मेरी गारंटी है। मैं फर्स्ट यूनिट के सारी चीजें उसमें कवर की हूँ, ठीक है। तो अगर आपको मुझसे नोट्स बाय करना है फर्स्ट यूनिट का, तो आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे जस्ट मुझे @49 एनाटॉमी करके मैसेज कर देना, टेक्स्ट कर देना बच्चों, मैं फर्स्ट यूनिट का नोट्स आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। 49 रुपीज में आप मुझसे ये नोट बाय कर सकते हो। बाकी अगर आपको नोट्स बनाना है तो सबसे खुद से सेल्फ नोट्स बनानी है, तो सबसे पहले आपको ये फर्स्ट यूनिट का सारा नोट्स बनाना है। और ये नहीं कि जस्ट लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, जो लिख लिया ठीक है। मान लो आज आपने नोट्स बनाया, अब आज आपने मॉर्निंग में 8 बजे आप पढ़ने बैठे और फर्स्ट यूनिट का जो नोट्स है बच्चों, वही 11 बजे तक आपका नोट्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि 1-2 घंटे, 3-4 घंटे का रेस्ट ले लो, लंच कर लो वगैरह वगैरह, एंड देन उसी डेट पे बैठ के ये सारे नोट्स को अच्छे से पढ़ लो, याद कर, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट यूनिट पढ़ लोगे आप, तो बाकी के एनाटॉमिकल यूनिट्स पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब मान लो बेटा आपने फर्स्ट यूनिट पढ़ लिया, उसकी नोट्स बना ली, आपको सीधे समझ में आ गई कि एनाटॉमी क्या है। अब हम आपके मेन सिस्टम्स की बात करते हैं जिसके एनाटॉमी आपको पढ़नी है। तो देखो, जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं और मैं इसी सिस्टम में आपको सब कुछ समझा दे रही हूँ, और यही सारा की पॉइंट आप बाकी के यूनिट को कवर करने में भी अप्लाई करना। मान लो रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके एनाटॉमी पेपर में अगर एक क्वेश्चन आता है, डिफाइन एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो बेटा यहाँ लिखा है डिफाइन एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर एनाटॉमी के पेपर में डिफाइन एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ना भी लिखा हो, सिर्फ डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम लिखा हो, तो भी बेटा आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन कौन सा है, लंग्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमारा जो मेन ऑर्गन है वो है हमारा लंग्स। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लंग्स का पूरा एक प्रॉपर डायग्राम बनाना है, उसको लेवल करना है कि कौन सी चीज कहाँ है, कहाँ पे ब्रोंकाई है, कहाँ पे ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है, कहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन है, ठीक है, कहाँ पे ट्रैकिया है। आपको सारी चीजें बेटा एल्वुलर सैक के बारे में, एल्वुलाई के बारे में सब चीजें आपको लेवल करना है प्रॉपरली, क्योंकि एनाटॉमी के पेपर में आपके डायग्राम पे कम से कम 3 से 4 मार्क्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको उसके एनाटॉमी का डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में लिखना होता है एंड देन उसका लोकेशन लिखना होता है। एनाटॉमी, जिस भी सिस्टम का एनाटॉमी पूछा है उसका डायग्राम आप ड्रॉ करोगे, उसका लोकेशन आप ड्रॉ करोगे, उसमें कौन सी टिश्यूज इन्वॉल्व है वो ड्रॉ करोगे,
बाकी के ऑर्गन से उसके क्या एनाटॉमिकल अटैचमेंट है वो सब आपको डिस्क्राइब करना होता है। जब आप इतनी चीजें लिखते हो तब जाके आपको एनाटॉमी में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो इतनी चीजें लिखने के लिए आपको मन लगा के पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर एनाटॉमी पढ़ने में इंटरेस्ट आना बहुत बड़ी चीज होती है। जल्दी इंटरेस्ट नहीं आते क्योंकि थोड़ा टफ लगता है और टफ चीजें से हम स्टूडेंट्स भागते हैं। बट हमको ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर कुछ टफ लग रहा है तो हमें उसे इजी बनाना है। तो एनाटॉमी में सबसे अच्छा काम आप स्टार्टिंग में ये करो। सबसे पहली चीज, आप अपना फर्स्ट यूनिट का पूरा नोट्स बना लो, इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स का। अगर आप मुझसे नोट्स बाय करना चाहते हो फर्स्ट यूनिट का तो आप 49 रुपीज में मुझसे नोट्स बाय कर सकते हो, जो कि स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको सिर्फ @49 एनाटॉमी लिख करके मुझे टेक्स्ट करना है। इसके बाद जितने भी सिस्टम हैं सबका डायग्राम आपको बनाना है और खुद से ड्रॉ करो, क्योंकि प्रैक्टिस किए रहोगे, याद रखे रहेगा, तभी एग्जाम में ड्रॉ कर पाओगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको लंग्स का डायग्राम बना लेना है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको एलिमेंट्री कैनाल का पूरा प्रॉपर डायग्राम बना लेना है। एंड देन रीनल सिस्टम की बात करें बच्चों, तो उसमें आपको किडनी का, यूरिनरी सिस्टम का, ठीक है, प्रॉपर डायग्राम आपको बना लेना है। सर्कुलेटरी सिस्टम में बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम से लॉन्ग आंसर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें आपके पास प्रॉपर हार्ट का डायग्राम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम न्यूरल सिस्टम में बात करें, इसके तो सीधा इसका डायग्राम ही ड्रॉ करने को आ जाता है एग्जाम में कि ड्रॉ द प्रॉपर लेवल्ड डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। तो आपको न्यूरॉन का प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए, ब्रेन का डायग्राम आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद सेंसरी ऑर्गन से बहुत डायग्राम ड्रॉ करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपका सेंसरी ऑर्गन क्या क्या है बच्चों, जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। आई, नो, ठीक है, आईज, नोज, ईयर, ठीक है बच्चों, आपका टंग और आपका स्किन, इसका प्रॉपर डायग्राम आप अपने नोटबुक में पहले अच्छे से ड्रॉ करो, ठीक। उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम का डायग्राम तो यूजुअली उतना नहीं पूछता है, लेकिन आप एंडोक्राइन सिस्टम का अगर एक रफ डायग्राम प्रैक्टिस कर लो तो वो आपके लिए एग्जाम में बोनस पॉइंट का काम कर देगा, ठीक है। इसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वैसे उतना कुछ डिटेल क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी, क्योंकि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्वेश्चंस की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें कभी कभी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में, ठीक है। इसके अलावा स्केलेटल सिस्टम का डायग्राम बहुत रियरली ड्रॉ करने के लिए आता है, लेकिन स्केलेटल सिस्टम का डायग्राम आप मिस मत करना, ठीक है। आपसे पूछे या ना पूछे, लेकिन अगर कोई स्केलेटल सिस्टम के बारे में कुछ क्वेश्चन है और आपने थोड़ा डायग्राम वगैरह ड्रॉ करके, अगर आपको आंसर नहीं भी आ रहा है प्रॉपर, बट आपने कुछ अच्छे से एनाटॉमिकल डायग्राम ड्रॉ कर दिए स्केलेटल सिस्टम का, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मस्कुलर सिस्टम, तो जो भी मसल्स होते हैं ना, स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स, ये सब मसल्स के डायग्राम प्रॉपरली पढ़ो। तो एनाटॉमी में इंटरेस्ट लाने के लिए, एनाटॉमी को इजी बनाने के लिए आपके जो फर्स्ट 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं टुवर्ड्स योर सब्जेक्ट, तो पहला तो आपको आपके फर्स्ट यूनिट का प्रॉपर नोट्स बना लेना है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स पूरे डिटेल में पढ़ लेने हैं। एंड देन आपको जितने भी मैं सिस्टम वाइज इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बताई हूँ इस वीडियो में बच्चों, इन सारे डायग्राम्स को आप अपने नोटबुक में प्रॉपरली खुद से ड्रॉ करो, किसी और से नहीं ड्रॉ कराओ, खुद से ड्रॉ करो, प्रैक्टिस करो 2-4 बार, प्रॉपर कलर वलर करो ताकि देखने में थोड़ा सुंदर लगे, उसको उसकी लेबलिंग करो कौन सी चीजें कहाँ पे, और दिमाग में बैठा लो। इतना तैयार कर लोगे तो समझो एनाटॉमी का 15% पोर्शन आप रेडी कर लिए हो। उसके बाद जिस सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ना, बेटा मान लो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी पढ़े, आपको 1 हफ्ता टाइम लगा सारे टॉपिक्स कवर करने में, तो 1 हफ्ते बाद अब एनाटॉमी का दूसरा चैप्टर आपको नहीं स्टार्ट करना है। अब आपको फिजियोलॉजी में सेम अब फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लेना है, तो एक टाइम पे ही आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी भी कवर हो गई और फिजियोलॉजी भी कवर हो गई। तो ध्यान रखना, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की साइमल्टेनियस स्टडी चलेगी, मीन्स एनाटॉमी में जिस सिस्टम की स्टडी कर रहे हो, सेल स्टडी कर रहे हो, जिस दिन आपका टॉपिक वहां पे एंड होता है, नेक्स्ट डे से फिजियोलॉजी ऑफ सेम सिस्टम आपको पढ़ना है। मान लो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ही आपको पढ़ना है, अगर आपने एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी पढ़ के कंप्लीट किया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर एनाटॉमी पढ़ोगे तो एनाटॉमी इंटरेस्टिंग ही नहीं, बहुत इजी भी हो जाएगी आपके लिए,
और आपके सेमेस्टर एग्जाम के पहले ही आप अपने सिलेबस को कवर कर लोगे। तो जैसा कि अभी मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ कमेंट्स पे भी मैं देख लेती हूँ कभी-कभी कि दीदी क्लासेस नहीं चल रही हैं, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है, तो क्या कोई बैच परचेज़ करना पड़ेगा? तो देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर नर्सिंग के किसी भी सेमेस्टर में अगर आप सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से करते हो ना, तो ट्रस्ट मी आपको किसी भी पेड बैच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? आपको किसी भी पेड बैच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बट उसके लिए मैं जो अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करती हूँ, जो स्ट्रैटेजीज़ आपको बताती हूँ, जैसे कि अभी मैंने आपको एनाटॉमी पढ़ने का तरीका बताया है बच्चों, तो आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, मन लगा के फॉलो करो, तभी कुछ चीज़ें अच्छी हो पाएँगी। अदरवाइज़ आप थ्योरी में बहुत वीक हो जाओगे। और नर्सिंग में ना थोड़ी हार्श रियलिटी है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द कॉलेजेस बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में यही होता है, नर्सिंग स्टूडेंट्स की थ्योरी पे कोई फोकस नहीं करता है। बस नर्सिंग स्टूडेंट्स को ना एज अ स्लेव ट्रीट किया जाता है, मतलब कॉलेज वाले हॉस्पिटल में ड्यूटी लगा देते हैं क्लिनिकल एक्सपोजर के नाम पे, और वहां पे कोई टीचर सिखाने नहीं आता है। बस वार्ड में आप जाओ खड़े हो, वहां के जो पेड स्टाफ है वो आपसे अपना काम करवा लेते हैं, बदले में आपको थोड़ा बहुत इंजेक्शन एडमिनिस्टर करना बता दिया जाएगा ताकि आप डोजिंग का काम पूरा अपने इन कंधों पे संभाल लो और वहां जिनको सैलरी मिल रही है उनको कुछ ना करना पड़े। तो ये थोड़ी सी नर्सिंग फील्ड की हार्श रियलिटी है जिसपे कोई बात नहीं करना चाहता, और करे भी बात तो किससे बात करें। मेन बात तो ये है कि सुनने वाला ही कोई नहीं है तो इंसान बात करे किससे। तो इसलिए बेटर है बच्चों कि आप अपनी थियरी पे बहुत अच्छे से फोकस करो, क्योंकि टीचर्स या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को आपके पढ़ाई से लेना देना नहीं है, उनको जस्ट अपनी फीस चाहिए, दैट्स ऑल। तो ठीक है, आपको कॉलेज मिल गया, आपको सीट मिल गई, समझो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, क्योंकि आप घर बैठ के सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको डिग्री तो मिलेगी नहीं, तो इसलिए आप कॉलेज में बैठ के सेल्फ स्टडी करोगे तो ऑफ कोर्स आपको डिग्री मिलेगी ना। तो कॉलेज जाना ज़रूरी था, कॉलेज में एनरोलमेंट कराना ज़रूरी है, लेकिन अब आप सोचो कि कॉलेज वाले पढ़ाएँगे तभी पढ़ोगे आप, तब तो भाई मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सेल्फ स्टडी पे बहुत ध्यान दो बच्चों, कॉलेज जाओ, अटेंडेंस वगैरह मेंटेन रखो, क्लिनिकल असाइनमेंट्स टाइमली पूरा करो, ये सब तो आपकी एक अलग कॉलेज वाली एकेडमिक लाइफ है। बट अपने थियरी पोर्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि आप में से ज़्यादातर बच्चे ना जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम का माइंडसेट लेकर के बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लिए हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ना आपका थियरी नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी तो आप एग्ज़ाम के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। हाँ, क्लिनिकल क्वेश्चंस भी कुछ आते हैं, बट उसके लिए आपका थियरी स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी आप क्लिनिकल क्वेश्चंस भी समझ पाओगे। इसके अलावा अगर आप एमएससी का प्लान है आपका, बीएससी नर्सिंग करने के बाद एमएससी नर्सिंग करने का अगर प्लान है बच्चों, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके बीएससी लेवल की सारी थियरी नॉलेज आपके पास प्रॉपर हो, तभी आप उसमें से कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट अपने लिए चूज़ कर पाओगे एमएससी करने के लिए, ठीक है? सो ठीक है बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखो, मन लगा के पढ़ाई करो। आज की वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है? तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।